हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड माइंड फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज है ना अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करेंगे 5 मिनट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी आती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है कि आपकी रिएक्शन किस रेट के साथ प्रोसीड कर रही है। तो प्रोडक्ट के केस में अपन लोग सिंपली डीपी बाई डी लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के केस में इट वुड बी माइनस डी आर बाई डी टी, बिकॉज रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स आपका रेट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो फिर आपकी रेट बढ़ जाएगी। फिर सरफेस एरिया ऑफ कोर्स अगर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया के बढ़ने पे आपकी रिएक्शन की रेट अगेन इंक्रीज हो जाएगी। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो फिर रेट इंक्रीज हो जाती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो फिर आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी। तो उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका जनरल रेट एक्सप्रेशन। जनरल रेट क्या बोलता है? जो आपका रेट होगा दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कोफिशिएंट जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो रिएक्टेंट के केस में इट वुड बी नेगेटिव साइन एंड प्रोडक्ट के केस में इट वुड बी पॉजिटिव साइन ओनली। अगर इसमें आपको सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है इज डी ए बाई डी टी, ऑफ बी इट वुड बी डी बी बाई डी टी, एंड फॉर अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी इट वुड बी डी सी बाई डी टी या डी डी बाई डी टी। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे देन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन। वो बोलता है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एन। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपका एम और एन ए और बी के बराबर हो, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। जब अपन लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं देन वी गेट अ कांस्टेंट, इसको अपन लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और जो आपका एम और एन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। एम प्लस एन इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो आपका के है वो आपका रेट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेंस में से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्राफ में एक कांस्टेंट लाइन आती है। फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और सेकंड ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब बेसिकली स्क्वायर हो जाता है। क्या तो आप में भी दो रिएक्टेंट ले लो या फिर ए का स्क्वायर कर दो, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, एज जो अपने को नाम से समझ में भी आ रहा है। इसके बाद इसके ग्राफ देखते हैं अपन लोग। ग्राफ जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो लीनियरली डिक्रीज होता है विद टाइम। सिमिलर ग्राफ होता है फर्स्ट ऑर्डर में भी। अगर अपन लोग फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं तो सिमिलर ग्राफ आता है। अगर लॉग नहीं लेते देन आपका ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी होता है, तो उस केस में पैराबोलिक ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब आता है अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉस। जो आपका जीरो ऑर्डर होता है उसके केस में मैंने अभी आपको बताया, जो आपका रेट होता है वो टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज करता है, ये उसकी इक्वेशन आती है। इसका जब अपन लोग हाफ लाइफ निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय आर नॉट अपॉन टू के। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी सेम इक्वेशन आती है, अगर मैं लॉग ले रहा हूँ तो। अगर लॉग नहीं ले रहा देन आई के इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इसके केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट रहती है, विच इज गिवन बाय 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर के केस में भी ये क्वेश्चन याद रख लेना, बिकॉज ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी हाफ लाइफ होती है 1/k r0। आगे चलते हैं। फिर आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखूंगा देन मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर टी। अगर मेरी गैसेस इक्वेशन है तो फिर मैं कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लूंगा, तो फिर वो कुछ इस फॉर्म में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? वो वाली रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर दिखती नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर होती है, बिकॉज यहाँ पे एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, तो अपन लोग एक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल आता है कि इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना कि दीज थ्री रिएक्शंस आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसके बाद आती है अपनी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ये बोलती है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ पे ए जो होता है वो आपका आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, और के आपका रेट कांस्टेंट है। इसको लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो फिर वो कुछ स्टेप से लिखा जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको जेईई में से पूछते हैं कि अगर T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट है तो T2 पे क्या होगा। तो ये वाली इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं।
इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। मैंने आपको बताया कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसको अपन लोग कोलिजन थ्योरी से देखते हैं। कोलिजन थ्योरी में 3 चीज़ होती है, एक स्टेरिक फैक्टर, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक होता है एनर्जी फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर बोलता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, जो 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनका। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी में कोलाइड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। और ये होता है आपका एनर्जी फैक्टर, जो ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर है, क्योंकि जिनकी नीचे होगी उनका कोलाइड करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है अपनी लास्टिंग मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इससे पहले मैं ये पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन सबसे पहले चीज़ हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 या 3, कभी भी 0 या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हर रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। तो मॉलिक्यूलरिटी जैसे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल होता है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं, टर्न मॉलिक्यूलर रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट हो जाएंगे। बस ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है जो सिंगल स्टेप होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रिएक्शन के लिए डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा केमिकल काइनेटिक्स का एक शॉर्ट रिवीजन था। इसको आप जेईई मेंस के लिए अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के अपने जेईई मेंस 2026 अटेम्प्ट से पहले, जो कि जनवरी में मैं लाता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो भी अच्छे से देख लेना। वहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि जेईई मेंस 2026 में आने के हाई चांसेस है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा जेईई मेंस 2026 के पहले तक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।